सही तरीके से अगर आप देखें तो अगर आपको अपने फंडे को अप्लाई करना है तो आइए बातचीत करते हैं अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपरसरिका के। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और लगभग सवा महीने इस वॉर के जोन में रहने के बाद बाजार ने फाइनली अगर आप देखें रिएक्ट करना शुरू किया है। वो कहते हैं ना, आप एक ही फियर फैक्टर से बाजार को रोज तंग नहीं कर सकते। बाजार ने धीरे धीरे अगर आप देखें इन सर्कमस्टेंसेस में जीना सीख लिया है, बट टसल ना इस बात को लेकर है कि इस शख्स को अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत हो। और आप क्या मानते हैं, कल के इवेंट पे आपकी नज़र क्या है? और वो जो उन्होंने एक टिप्पणी करी ना कि ईरान को तो हम एक ही रात में निपटा सकते हैं, वो तो कभी भी आ सकती है। थोड़ा सा संयम से काम लेंगे इस वक्त। ये क्या बड़ा इवेंट है? अभी भी आप मानते हैं इसको सामने जो खड़ा है? ये देखिए वीरेंद्र जी, किसी एक व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे कहना आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए भी। मार्केट रिएक्ट करता है उनकी हर टिप्पणी से, पर मुझे लग रहा है मार्केट का रिएक्शन पिछले, अगर मैं हफ्ते भर में देखूं तो अब एक तरह से वॉलेटिलिटी काफी कम हुई है ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडिया में भी। तो मुझे लगता है कि जो एक अगेन बड़ा मुश्किल है कहना, पर मुझे लगता है एक जो फियर बेस्ड सेलिंग थी अक्रॉस द बोर्ड जो हमने देखी पिछले महीने, मुझे लगता है उसमें थोड़ा थमाव आया है। और अब ऐसा नहीं है कि लोग बॉटम फिशिंग करने आ गए हैं या फिर सडनली आइडियाज ढूंढ रहे हैं या एक ऐसा माहौल बन रहा है कि अब ये बॉटम बन गया, अब बाय द डिप्स करें, वो भी नहीं है। आई थिंक मार्केट अब बीच में है, बिटवीन सेल द रैली एंड बाय द डिप के जो बीच का जो टाइम है उधर है मार्केट। और मुझे लगता है कि थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज, थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज इस समय मार्केट को ऊपर ले जाने में काम आएगी काफी, क्योंकि मार्केट क्लियरली अंडर ओवरसोल्ड है एट ऑल लेवल्स। तो इतने जो ओवरसोल्ड है एफपीआईज का और एचएनआई इन्वेस्टर्स का, मुझे लगता है थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आई तो वापस एक फ्लो मार्केट में आएगा, लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, जिसको हमने पिछले 3 महीने से नहीं देखा है। और ये लिक्विडिटी जब मार्केट में आती है वीरेंद्र जी, तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी लेवल पे भी मार्केट को ले जा सकती है। पर डेफिनेटली डर है इस समय भी इन्वेस्टर्स का। जैसे आपने भी कहा, सलाह दी कि ज्यादा ना एक्सपेक्ट करें, अगर रैली है तो उसमें बुक कर ले। मुझे लगता है कि मार्केट एक अब एक उस जोन में है कि जहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है मार्केट। थोड़ा पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है बस। ओके, पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। अभय जी गुड आफ्टरनून। अच्छा सर, आपसे सेक्टर स्पेसिफिक सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 11% डाउन आफ्टर Q4 अपडेट। इंडिया बिजनेस इनका कमज़ोर आया है वो आंकड़े। सर क्या लगता है आपको कि इस गिरावट में लगाना चाहिए पैसे या फिर अभी इट्स अ नो रेड फ्लैग हो गया है? देखिए क्वार्टरली मिसेस में क्या होता है श्रेया, हमने देखा मार्केट ओवर रिएक्ट करता है अक्रॉस द बोर्ड। आप पिछले 3-4 क्वार्टर भी देख लीजिए, काफी बार ऐसा हुआ कि अच्छी कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा नेशनल लेवल प्रेजेंस है, पर एक क्वार्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल भी नहीं होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे पिछले क्वार्टर हमने देखा एलपीजी की शॉर्टेज थी, कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सप्रेस थी, तो उसकी वजह से हो सकता है जुबिलेंट जैसी फूडवर्क जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने एक क्वार्टर में थोड़ा पेन देखा। पर ये कहना कि अब वो पेन परमानेंट है वो भी गलत है। और ना मेरी ये बाय रिकमेंडेशन है, ना हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में स्टॉक है, पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक ओपन माइंड रखना चाहिए कि अच्छी कंपनीज जब भी एक क्वार्टर की बैड परफॉर्मेंस की वजह से शार्प करेक्शन देती हैं, तो और वो भी तब जबकि एक काफी करेक्शन हो गया, 52 वीक लो पे स्टॉक है, शायद 55 ईयर लो पे स्टॉक है, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है इस समय। एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना चाहिए इन कंपनीज की तरफ श्रेया। ओके, अच्छा, कुल मिला के बात ये हुई, हमें बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंटली अगर आप देखें बाइंग भी करनी पड़ेगी, अपने प्रॉफिट्स कैश में भी कन्वर्ट करना है, बट कभी कभी आपको अपने पोर्टफोलियो में बड़े अलाइनमेंट करने पड़ते हैं। बीते बजट से लेकर अब तक कभी भी एफएमसीजी में पैसा नहीं बना, और इस बार जो स्काईमेट का पूर्वानुमान है अभय जी, उसमें वो कह रहे हैं कि मॉनसून के फ्रंट पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है ना? जी। अगर मैं तो लास्ट टाइम भी डाबर से जब बात कर रहा था, एफएमसीजी कंपनियों से बात कर रहा था, वो तो सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक थे ही इस बात को लेकर कि एटलीस्ट रूरल इज डूइंग वेल फॉर अस। अगर मॉनसून थोड़ा डगमगा गया, खुदा भगवान न करे ऐसा हो, तो आपको क्या लगता है, एफएमसीजी एक बार फिर से थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड और अवॉइड मोड में जाएगा आपकी तरफ से?
नहीं, मुझे लगता है वीरेंद्र जी कि अगर मॉनसून एक ठीक ठाक भी आया, मेरी पूरी उम्मीद है कि ठीक ठाक आएगा, पर वो अब देखने पे ही पता चलेगा क्या होता है। मेरा ये कहना है कि अगर मॉनसून ठीक ठाक भी आया तो भी मुझे नहीं लगता है कि एफएमसीजी एज ए सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि काफी जो प्रोडक्ट्स थे वीरेंद्र जी, जो ब्रांड्स कहते थे हम उन्हें, वो बड़ी जल्दी पिछले पोस्ट कोविड स्पेशली कमोडिटाइज हो गए हैं। अब टूथपेस्ट एक टूथपेस्ट रह गया, वो ब्रांड उसको क्या ले रहा है कस्टमर भी ज्यादा अब नहीं सोचता है, क्योंकि बहुत ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, हर स्टेट का एक ब्रांड है, तेल लगाने का एक ब्रांड है, शैम्पू के ब्रांड्स हैं, तो कस्टमर के पास जो चॉइसेस हैं अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स, कि वही चीज आप 100 रुपए की भी ले सकते हैं, 150 की भी ले सकते हैं, 300 की भी ले सकते हैं, 400 की भी ले सकते हैं, तो कस्टमर के पास बहुत चॉइसेस हैं। तो इन कंपनीज को जो कि अभी भी 45 से 60 टाइम पी मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं, इनके लिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, कोई प्राइसिंग पावर नहीं है इस समय। कोई ऐसी एफएमसीजी कंपनी है जो मानसून अच्छा है या बुरा है, जो जिसके पास प्राइसिंग पावर है कि जो 5 रुपए एक टूथपेस्ट पे बढ़ा के देख ले कि मार्केट शेयर कितना बढ़ता है, कोई नहीं करेगा। और मार्जिन दूसरी तरफ से हमेशा प्रेशर में है, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन है, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से भी प्रेशर है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर है, इसमें मेरी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अगले साल 2 साल के लिए। मुझे लगता है वैल्यूएशन मल्टीपल्स अभी और एडजस्ट होंगे डाउनवर्ड्स, और तब इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए जब शायद 25-30 टाइम के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक्स आ जाएं। ओके, फिलहाल तो एफएमसीजी अभी अवॉइड है। अच्छा अभय जी, आईटी स्पेस पर सवाल मेरा आपसे, आज 2.5% 2% अप है ये काउंट पूरा स्पेस, तो क्या जो एआई का डर था वो कहीं ना कहीं अब धूमिल हो चुका है? तो क्या अब आईटी एक समतल जमीन पर आ चुका है? अब कहना ये जल्दी होगा मुझे लगता है श्रेया। ये कंपनीज ऐसी हैं जिनको अब एक तरीका ढूंढना पड़ेगा एआई के साथ कोएग्जिस्ट, एआई का फायदा लेने का, और ये काफी केपेबल कंपनीज हैं, मुझे लगता है कर लेंगे। पर कब तक करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, इन्वेस्टर्स को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एआई एक टूल की तरह इमर्ज हो रहा है, और उस टूल्स को ये कंपनीज कैसे यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, वो देखना पड़ेगा। सर्विसेज मॉडल को कैसे चेंज करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। मेरी उम्मीद पूरी है कि ये कर लेंगे, पर मैं जब तक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में उसका आउटकम ना देखूं तब तक मैं हेसिटेट करूंगा बेट करने का आईटी सर्विसेज कंपनीज में, नॉट ओनली इंडिया बट इवन ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज। आप देखिए एक्सेंचर है, आईबीएम है, ये सारे अपने 52 वीक लो, 5 वीक लो पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है। आई थिंक आईटी सर्विसेज में थोड़ी बॉटम फिशिंग है, वो ठीक है, पर ग्रोथ स्टॉक्स नहीं है ये, और अगले 3 से 6 महीने तक ये ग्रोथ स्टॉक्स बनेंगे भी नहीं। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए इस स्पेस में। अच्छा अभय जी, कैपिटल मार्केट थीम में क्या क्या पिक कर रहे हैं आप? फाइनली अगर बाजार कर्व लेता है यहाँ से, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कर्व ले, एटलीस्ट हम एक रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री को हिट करें, 23,000 का इंडेक्स कम से कम 25-26 तो हिट करे, हम ऑल टाइम हाइज को एटलीस्ट पैरेलली अलाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? ब्रोकरेजेस पे, आप एएमसीज पे फोकस करेंगे, या फिर आप एक्सचेंजेस पे फोकस करेंगे? देखिए, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो है वो है सीडीएसएल और कैम्स, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो स्ट्रक्चरल कंपनीज हैं कि एएमसीज को कैम्स की जरूरत है, ब्रोकरेजेस को सीडीएसएल की जरूरत है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो कि ग्रोथ में भी रहेंगी और अच्छे वैल्यू जोन में भी हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है एक्सचेंजेस जो हैं, अभी एनएसई का जब आईपीओ आएगा तो उसके बाद क्या, जो अभी एक स्केर्सिटी है एक्सचेंजेस की, वो कम होगी। तो आई थिंक एक्सचेंजेस की मैं वेट करूंगा एनएसई के आईपीओ के आने की, और उसके बाद डिसाइड करने का। और जो ब्रोकरेजेस हैं, ब्रोकरेजेस में आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर वो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हो गया है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी ब्रोकरेज नहीं है मॉडल पोर्टफोलियो में, पर जो मुझे लगता है कैम्स और सीडीएसएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, अच्छा अभय जी, Q4 अपडेट आए नायका के, काफ़ी अच्छे आए और स्टॉक ने रिएक्ट भी किया कल, लेकिन आज फिर से बैकफुट पर। ये न्यू एज स्टॉक्स में क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही आप अपना रहे हैं? कैसे लगे आपको Q4 अपडेट नायका के? श्रेया, एक तो इनको ना अब न्यू एज स्टॉक कहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी कंपनीज 14-15 साल से एग्जिस्टेंस में है, तो न्यू एज नहीं है। पर आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंस बनाया है, और एक मार्केट इंडस्ट्री जिसमें कि विनर टेक ऑल हो जाता है।
उस स्पेस में है नाइका और उसके जैसी कंपनी जो रिसेंट लिस्टिंग्स भी हुई थी। अगेन नाम बताने के लिए आपको सिर्फ कह रहा हूँ, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसे मीशो, ग्रो, लेंसकार्ट, ये काफ़ी कंपनीज लिस्ट हुई जो कि एक ई कॉमर्स प्ले है यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक राइट मैक्रो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ की डिमांड इनकी तरफ माइग्रेट होगी। एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है, कंपनीज अच्छी हैं, ग्रोथ भी अच्छा है, पर वैल्यूएशन अच्छी नहीं है। मुझे लगता है ये कंपनीज अभी भी हाई प्राइस्ड हैं। जिस तरह का इनका ग्रोथ है अगले 3-4 साल का, वो ऑलरेडी वेल प्राइस्ड इन है इन द स्टॉक प्राइस। तो अगर ये ग्रोथ आएगा भी तो शेयर होल्डर्स की रिटर्न नहीं बनेगी, ऐसा मेरा डर है। और जैसा हमने देखा एफएमसीजी में, श्रेयस इसकी बात कर रहे थे कि 5 साल से रिटर्न नहीं बना है क्योंकि स्टॉक्स इतने ओवर प्राइस्ड हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है ये जो न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, इनमें भी यही प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी ओवरबॉट है। ये ओवरबॉट की वजह से वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो इन्वेस्टर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अच्छी कंपनीज खरीद रहे हैं, पर रिटर्न बनेगा कि नहीं अगले 3 साल में। देखिए अभय जी, दिक्कत ये है ना, श्रेया शेयर तो नहीं खरीदती, म्यूचुअल फंड ही निवेश करती होगी, लेकिन टाइम स्पेंड या सैलरी स्पेंड जितनी करती हैं नायका के शोरूम में, वो सोच रही है ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है ना, ये दिक्कत हो सकती है। आप और मैं समझ सकते हैं, श्रेया को समझ में नहीं आ रहा है, है ना। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आप फिजिक्स वाला पे ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम। नहीं, फिजिक्स से सर मैं दूरी मेंटेन करता हूँ, अपनी तो फीस माफ थी फिजिक्स की, आप यकीन मानिए। मैं तो बताऊंगा कि इस दिन मिलूंगा आपसे तो कि अपने साथ फिजिक्स में क्या क्या हादसे होते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी, स्किन केयर में अब सब आ रहे हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रह गया, महिलाएं भी पुरुष भी सब स्किन केयर कर रहे हैं आजकल। इनफैक्ट मेन कैटेगरी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है इस समय। जो मेन ग्रूमिंग है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है इंडिया में। चलिए ठीक है, अच्छा कबूल कर देते हैं आपकी बात। अब बातचीत करने के लिए रह गया एक और स्पेस जो कि आपके पोर्टफोलियो का एक अंश होता है, और वो है मेटल्स या फिर कमोडिटीज। अबे जी, अभी सबसे पर्याप्त क्या लग रहा है आपको, फेरस, नॉन फेरस, या फिर उसको भी सब्सट्रैक्ट करके आप थोड़ा सा पोर्शन गोल्ड पे डिवोट कर दें, अब थोड़ा सा अतिरिक्त? गोल्ड ने स्थिरता दिखाई है 150, 145 के आसपास। ईश्वर करे अगर ये वॉर खत्म होती है तब उसके बाद यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे रेट कट की प्रक्रिया शायद स्थगित हो जाए, ऐसे में गोल्ड अपना किरदार कैसे निभाएगा? देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे तो गोल्ड में कोई प्राइस मोमेंटम नहीं आएगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स चूज करते हैं सेफ्टी, और सेफ्टी में अगर आपको गोल्ड लेने की बनिस्बत आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपका डिपॉजिट है, एफडी है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो गोल्ड में लोग इतना ओवर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है जो गोल्ड की एक प्राइस स्पाइक थी बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंग, सेंट्रल बैंक्स बाइंग, वो खत्म हो गई है अब। और अब एक गोल्ड एक स्थिर लेवल पे आके, और चांदी और सोना दोनों मुझे लगता है साइडवेज मूवमेंट में जाएंगे, जैसा वो रेगुलरली जाते रहते हैं, एक स्पाइक दिखा के फिर सेटल होके अगले 3-4 साल एक ही लेवल पे निकाल देते हैं। और एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में तो और भी ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास फिर ऑप्शन है कि हायर प्राइस रिटर्न, हायर रिटर्न वो जनरेट कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से। तो मेटल्स, ये तो जो गोल्ड और सिल्वर है, मुझे नहीं लगता उसमें अब कोई ज्यादा तेजी आएगी, जो आनी थी आ गई है, और अगले 3-4 साल तक अब इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेटल्स, नॉन फेरस और फेरस, मुझे लगता है दोनों अच्छे चलेंगे। एक थोड़ा सा डिमांड स्लो डाउन इसलिए आया था कि उस पे डिमांड सब क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन था कि जो वॉर सिचुएशन की वजह से कंज्यूमर डिमांड कम होगी, पर मुझे लगता है वो कंज्यूमर डिमांड का भी डर कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कंज्यूमर डिमांड में ड्रॉप ऑफ नहीं है। तो मुझे लगता है फेरस, नॉन फेरस, मेटल्स दोनों अच्छी कैटेगरीज हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रादर देन पिकिंग 1 और 2 स्टॉक्स, एक वो जो ईटीएफ है, जो मेटल्स का ईटीएफ है, वो काफी लिक्विड है, और उसके थ्रू प्ले करें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। पर डेफिनेटली रिटर्न बनेगा मेटल्स एज अ कैटेगरी में। ओके, मेटल में रिटर्न बनेगा और कैसे अप्रोच करना है वो बता दिया गया है। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते